हरदोई में प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाकर आज से मिनी बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है और एक डेलीगेट ने जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया है और आरोप लगाया है कि लगभग 60 वर्षों से विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में जो उनके वैध कागज हैं वो सारे कागज होने के बावजूद भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। बस जहां पर एकत्र होती हैं वहां से उनको कल हटा दिया गया, साथ ही कई कर्मचारियों को कोतवाली ले जाकर के उनको प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में लगभग 5000 लोग जो हैं वो प्रभावित हैं जो कि इन बसों का संचालन कर रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि जिस तरह से अवैध रूप से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं उन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन जो वैध वाहन हैं उनके संचालन को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अध्यक्ष समीर अग्रवाल के साथ मिलकर डीएम से इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। समीर अग्रवाल ने बताया कि जब तक प्रशासन पूरे मामले में सहयोग नहीं करता है बस एसोसिएशन पूरी तरीके से हड़ताल पर रहेगी। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मनोज तिवारी, एएनबी न्यूज। कौन सा आपका संगठन है और किन मांगों को लेकर आज आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या बात हुई है? हम लोगों का हरदोई प्राइवेट बस एसोसिएशन के नाम से, मिनी बस प्राइवेट एसोसिएशन के नाम से हमारा संगठन है। हम लोग के आज 50-60 साल से बसों का विभिन्न मार्गों पे हरदोई से संचालन हो रहा है और यूपी में हरदोई टॉप 10 जिलों में आता है जहाँ ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा व्यवसाय है जो करोड़ों रुपए का सरकार को राजस्व देता है। क्या ऐसा क्या हो गया कि आप लोग आज हड़ताल पर हैं? कल हमारे जो अड्डे संचालित हो रहे थे वहाँ पे प्रशासन के द्वारा वहाँ अड्डों से गाड़ियाँ हटवा दी गई और उनसे पूछने पे कि क्या वजह है उन्होंने हमारे 2-3 कर्मचारियों को कोतवाली बंद करा दिया। बार बार पूछने पे भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस इतना कहा गया है कि आप लोग गाड़ी यहाँ से ले जाएं, जबकि यहाँ से करीब 600 से 700 बसों का डेली का संचालन होता है जो विभिन्न मार्गों पे लोग सवारियों को संचालित करते हैं, लेकिन उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया और हम लोगों को तुरंत वहाँ से हटा दिया गया, जिससे हमारे स्टाफ गाड़ी चलाने में भगा रहे हैं। उन्होंने गाड़ी चलाने मना कर दिया कि साहब हम लोग जेल जाने से बढ़िया हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। कब तक हड़ताल पर रहेंगे आप? अब जब तक प्रशासन हम लोगों का सहयोग नहीं करते हैं। प्रशासन से आज हमने डीएम साहब से हम लोग मिले जाके, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। अब हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके सामने हम लोग सारी बातें अपनी रख दी हैं। अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या वहाँ से क्या आप लोग की मांगे क्या हैं? हमारी मांग है कि भाई हमारी जो जैसे गाड़ियाँ 50 साल चलती आ रही हैं, भाई यूपी उत्तर प्रदेश शासन से हम लोग परमिट दिया गया है, हम लोग उस परमिट से संचालित हो रहे हैं, लेकिन हमको प्रशासन बताता है कि हम लोग डग्गा मार हैं, जबकि डग्गा मार ऑटो ई रिक्शा, अभी हाल ही में आप लोग देखा होगा बिलाग्राम के पास हादसा हुआ है, एक ई रिक्शे में 50-20 सवारी बैठी जिसमें 10 सवारी मौके खत्म हो गई। प्रशासन ने उसका भी संज्ञान नहीं लिया, हम लोग को डग्गा मार बता रहे हैं। बीजेपी ने सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। आप जनपद हरदोई में ही जीता जागता उदाहरण है। सारे जो सैंपल गए वो सारे मानक फेल हो गए, जो भी जांच की गई सड़कों की वो सब सैंपल फेल हो गए। और हरदोई जनपद में ही भ्रष्टाचार सड़कों में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया था वो सड़क जिसका प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा, अगले दिन बरसात हुई, वो सड़क बह गई। उसी तरीके से अयोध्या में जो सड़कों का निर्माण हुआ रामनगरी में, वो सड़कें धंस गई बरसात में, मंदिर भी टपकने लगा, लोकतंत्र का भी मंदिर टपकने लगा। और जितनी सड़कें उत्तर प्रदेश की किसी भी सड़क की बीजेपी शासनकाल में बनी हुई सड़क की जांच करा ली जाए तो सब मानक में फेल हो जाएगी। और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ दिए। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने भी तो एक्सप्रेसवे बनाया था, लखनऊ आखड़ा एक्सप्रेसवे, जिसकी योगी जी ने और केंद्र सरकार ने कितनी बार जांचें करा ली, मानक से भी अच्छा बना है। ये है काम बोलता है माननीय अखिलेश, इनका भ्रष्टाचार बोल रहा है। जल ही जीवन, लोगों का कहना स्पष्ट रूप में है। जल ही जब गड़बड़ हो तो जीवन कहीं न कहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगा। ताजा मामला सीतापुर जनपद के कचनार का है, जहां पर सनाया मिनरल वाटर की एक कंपनी लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, जिसमें सीतापुर जनपद में उसकी वाटर सप्लाई लगातार की जाती है। उसमें 500 मिलीलीटर, 1 लीटर और 250 ml की बोतलें सप्लाई की जाती हैं। यह मामला एक मुस्कान गेस्ट हाउस के पास में एक कैंटीन विक्रेता ने बताया कि यहाँ पे जो बोतलें आती हैं उसमें कचरा और मक्खी निकलती है। अब सुनने वालों को भी कहीं ना कहीं कान खड़े हो जाएंगे कि एक मिनरल वाटर की बोतल में मक्खी और कचरा निकला, और जिसके बाद में उसने कंप्लेंट किया तो आनन फानन में
जो फैक्ट्री के संचालक हैं उन्होंने उस बोतलों को भी कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाकर ले लिया है। फिलहाल उसने एक वीडियो बनाकर वायरल किया है। जब इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये कचनार में फैक्ट्री लगी हुई है और वो पूरा सीतापुर में सप्लाई दे रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस फैक्ट्री पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन कौशिक के साथ अनूप पांडे, एनवी न्यूज। आप क्या चलाते हैं? कैंटीन चलाते हैं। आपके कैंटीन में कुछ पानी की बोतल में क्या हुआ? पेयजल में जो है मक्खी अंदर निकली थी, मक्खी और कचरा। अच्छा, ये बोतल कितने ml की बोतल थी? 1 लीटर। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है आमतौर से? 20। ये फैक्ट्री कहाँ से संचालित होती है? कचनार में। क्या नाम से बोतल है? पेयजल। आपका नाम? सर्वेश। नमस्कार जी, इस वक्त हम जिला सिरमौर के अंतर्गत जॉल स्टेडियम है, जहां पर डबल विकेट द्वितीय श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर लिए चलते हैं जो हमारे इस खेलकूद प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि है श्री जसवंत सिंह जी, जो महाप्रबंधक हिमस्टार निधि लिमिटेड जिला सिरमौर की के पद पर कार्यरत है। सबसे पहले लिए चलते हैं इनके पास। सर, सबसे पहले आपका एएनबी में स्वागत है जी। नमस्कार सर। आज आप खेलेगा युवा छोड़ेगा नशे के थीम पर हम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके संदर्भ में आप चीफ गेस्ट बनकर आए, लेकिन आप ये नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि जो आपकी थीम है ये आज खेलेगा युवा छोड़ेगा नशा, ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया जो आपने नौजवानों के बीच में लाई है। इसके लिए हम और मोटिवेशन देंगे युवाओं को कि ये बहुत अच्छी प्रतिक्रिया कि नशा छोड़ें और खेलें और पढ़ें, और अपना जो हम अपना बैंक की तरफ से इसमें प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि आप अपनी इन सब चीज़ों के साथ बचत भी करना सीखें। बचत के साथ साथ जिस तरह आपने बचत बोली है, लेकिन और भी इसमें कोई ऐसी कार्य प्रणाली है जो कि युवाओं के लिए वो शिक्षा के क्षेत्र में या ट्रेनिंग के क्षेत्र में कोई भी वो कार्य कर सकता है? इस प्रकार की कोई आपके बैंक में किसी प्रकार की कोई स्कीम है? सर, हमारे बैंक में हमारे लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रतिक्रिया चली हुई है, हम बचत के बारे में बताते हैं और उसका सही बचत का सही मूल्य क्या है, सही सेविंग करने का तरीका क्या है, और सब सही सेविंग करेंगे तो उसके बाद आपको उसका फायदा क्या है, उस चीज के लिए ही हम जो है इसके बारे में ही बताते हैं। और जब सही बचत होगी तो प्रतिक्रियाएं अपने आप खुद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे श्री जसवंत सिंह जी, महाप्रबंधक हिमस्टार जिला सिरमौर के निधि प्रबंधक के कार्यरत है। लिए चलते हम जो हमारे इस टाइम शाखा प्रबंधक है श्री चेत सिंह तोमर जी के पास। सबसे पहले चेत सिंह तोमर जी, आपका एएनबी में स्वागत है जी। नमस्कार जी। आज आप बतौर विशेष अतिथि मुख्य अतिथि के साथ आए। नौजवानों को आपने यहाँ पर क्रिकेट स्पर्धा में देखा है और आपने इनको आशीर्वाद भी दिया है। आप नौजवानों के लिए क्या, भविष्य के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मेरा नौजवानों के लिए संदेश रहेगा कि आप लोग जो है, पहली बात तो है कि आप नशे से दूर रहे, क्योंकि जो व्यक्ति नशे से दूर रहा वही जीवन में सफल है। नहीं तो आज की डेट में जो हालात हो रहे हैं, इससे जो है बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हम कर रहे हैं। चाहे आप इसको आर्थिक ही लो, शारीरिक ही लो और मानसिक लो, तीनों चीज़ों का लॉस जो हम नशे के साथ कर रहे हैं। तो मेरा नौजवानों के लिए सबसे पहले तो ये रहेगा कि आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़े। आप खेलें, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। ये मेरा जो है नौजवानों के लिए संदेश है। अदालतों में लगातार बढ़ते पति पत्नी के विवादों के मुकदमे के बीच रायबरेली के महिला थाना की पहल से 50 पति पत्नी के जोड़े राजी खुशी से समझौता करके अपने घर गए। आपको बता दें कि रायबरेली की महिला थाना में 3 महीने में कुल 116 मामले आए, जिसमें महिला थाना अध्यक्ष व मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की मदद से 50 लोगों को समझा बुझा करके पति पत्नी को राजी खुशी उनके घर वापस भेज दिया गया है। हालांकि पूरे प्रदेश में महिला थानों में पति पत्नी के विवादों को आपसी बैठक करके समझा करके ही सुलह करवाने का लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रायबरेली के महिला थाना अध्यक्ष की कार्यशैली से 50 ऐसे जोड़े हैं जो 3 महीने में सुलह समझौता करके महिला थाने से वापस अपने घर राजी खुशी गए हैं।
इस पहल से महिला थाना अध्यक्ष की और वहां उपस्थित मनोवैज्ञानिकों की सराहना हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। देखिए, जो पारिवारिक विवाद वाले जितने भी मामले हैं पति पत्नी के बीच में जो होते हैं, तो उसको हम लोग महिला थाने को रेफर करते हैं अपने, जिसमें कि पिछले 3 माह का हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार 116 प्रार्थना पत्र कुल प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 50 का डिस्पोजल थाने से ही कर दिया गया, मतलब कि 50 लोगों की काउंसलिंग कराने के बाद। और ऐसे पति पत्नी हैं जो 50 लोग ऐसे हैं जो कि सहमति से अपने साथ अब रह रहे हैं सकुशल, कोई समस्या नहीं है उनके बीच में, जो कि थाने से इस तरह से ही उसको सॉल्व करा कर भेज दिया गया। शेष 9 मामलों में इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और बाकी मामले जो हैं अभी वो काउंसलिंग में हैं और कुछ न्यायालय के स्तर पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो थानों से निस्तारित हो जाते हैं उससे क्या कोई लाभ विभाग को भी होता है? देखिए, ऐसा है कि जो भी पारिवारिक विवाद है उसको थाने स्तर पे सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि एक तो न्यायालय पे वो जो बोझ है वो कम होगा, दूसरा जो दौड़भाग होगी जो भी परिवार है उसको कम करना पड़ेगा उसको, और एक ही जगह पे उसका मामले का पूरा निस्तारण हो जाता है। और कभी भी उसको कोई और अगर समस्या है, कोई और सलाह लेना होता है तो उसके पास त्वरित जो है सलाहकार एक मौजूद रहता है जो कि उससे बातचीत करके और आगे भी निस्तारण कराता है उससे, तो ये उनको बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पर। जिस तरह से संभल जनपद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी उसको लेकर आज मिर्जापुर जनपद के पुलिस अलर्ट मोड पर थी। आपको बता दें कि जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे मिर्जापुर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां पर मस्जिद था वहां पर भारी फोर्स तैनात की गई थी। साथ ही भीड़ भाड़ इलाकों में ड्रोन कैमरे की भी निगरानी रखी गई थी। साथ ही प्रशासन द्वारा जुमे की नमाज सकुशल शांतिपूर्ण से संपन्न कराया गया। मिर्जापुर से एनबी न्यूज रिपोर्टर राम कुमार सिंह। जी, आज जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो से नया निरीक्षण किया गया और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हर जगह अपना किया गया है। जहाँ जहाँ पर नेतृत्व वहाँ प्रमोट करके की जा रही है और ये नमाज जगह पे भी संपन्न होती है, सकुशल संपन्न हुई, कहीं कोई ऐसी संभल हुई है उसको लेकर क्या अतिरिक्त कोई यहाँ ऐसी कोई सेंसिटिविटी नहीं है। लोधोरा गांव में स्थित लोधेश्वर महादेवा पर आज से महोत्सव शुरू हो गया, जो आगामी 7 दिनों तक चलेगा। जिलाधिकारी सतीश कुमार झा ने मेले का औपचारिक उद्घाटन किया और इसी के साथ वहां पर पूजन अर्चन भी किया। इस दौरान एसपी दिनेश कुमार सिंह और पूर्व विधायक शरद अवस्थी मौजूद रहे। बात की जाए मेले की तो यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं और सावन के महीने में यहाँ कांवड़ियों का बड़ा हुजूम होता है। अंकित मिश्रा, एएनबी न्यूज, बाराबंकी। सर, ये बताएं, महादेवा महोत्सव चल रहा है, क्या क्षेत्र में मैसेज देना चाह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, वर्ष 2024 का जो अग्रणी मेला है जो महादेवा महोत्सव के रूप में हम लोग आयोजित करते हैं 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा। आप सभी लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को आह्वान करना चाहूँगा कि वो लोग आएँ और भुवनेश्वर महादेव मंदिर में पूजन भी करें और यहाँ महादेवा महोत्सव में जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका गाजियाबाद जिले में तोतों की तस्वीर करने वाले को आज गाजियाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि थाना गेट सिटी क्षेत्र में गौरव गुप्ता जो नाम का एक व्यक्ति है, उसने गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर 200 तोतों को बंदर बनाकर पिंजरे में जयपुर लिया जा रहा है। जिसके बाद वन विभाग की टीम गाजियाबाद की पुलिस ने मौके पर जाकर उनको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 200 तोतों को बरामद किया। गाजियाबाद की वेब सिटी एसीपी का कहना है कि मेनका गांधी की संस्था के द्वारा हमारे को यह सूचना मिली और मौके पे वेब सिटी थाना पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और मौके से 200 तोतों को सकुशल बरामद किया है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इनके बाकी के साथियों को गाजियाबाद की पुलिस तलाश रही है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बताते चले कि गाजियाबाद पुलिस इस समय चाहे नशाखोर हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पंछी तोता तस्वीर करने वाले हो, चाहे अपराध कोई भी अपराधी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन
बॉबी के साथ मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज गाजियाबाद। आज दिनांक 29/11/2024 को हम वन विभाग को पुलिस द्वारा सूचना मिली कि 200 तोते पिंजरे में कैद करके रोडवेज की बस से जयपुर ले जाए जा रहे थे। पुलिस की कार्यवाही के उपरांत वन विभाग की टीम ने बरामद तोतों को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद से परीक्षण कराया गया। तोते स्वस्थ हालत में हैं और उनको प्रकृतावास में छोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले जो संभल में स्थिति पैदा हुई थी, अचानक से जो घटना देखने को मिली, उसी के चलते कानपुर नगर में आज बड़ी फोर्स के साथ मौजूद रहे। जो जुम्मे की नमाज थी, जुम्मे की नमाज को अदा कराने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ वहां पर तैनात किया था। PAC भी तैनात हुई थी और पुलिस बल भी मौजूद रहा था। आपको बता दें, कानपुर नगर में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए भारी पुलिस बल को मौजूद किया गया। वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, कड़ी सुरक्षा के साथ ये नमाज अदा कराई गई। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी गई है और वहां पर ड्रोन से चारों तरफ जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वहां पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही थी ताकि कोई चूक ना हो सके, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बम स्क्वाड की टीम और भी लगाई गई थी और जो भी सोशल मीडिया है और PAC की फोर्स, ये कई प्रकार की फोर्स वहां पर मौजूद रही थी। जुम्मे की नमाज को अदा कराने के लिए DCP दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के साथ जुम्मे की नमाज को अदा कराया गया है और यहाँ पर सभी लोगों ने सहयोग भी किया है। कोई किसी प्रकार का वो नहीं हुआ है, ना कोई उपद्रव किया किसी प्रकार का, ना ही कोई देखने को ऐसा मिला है। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई है। कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। आज जुम्मे की नमाज को लेकर के यहाँ पे जो है हमारे जोन में काफी सतर्क व्यवस्था रखी गई हुई है। यहाँ पे ADCP, ACP और हमारे 2-3 थाना प्रभारी हैं, इनके उसमें रूट मार्च कराया जा रहा है और अभी ये लोग घूम करके आए हैं, फिर दूसरे रोड पे जा रहे हैं और हमारा PAC है और थाने का पुलिस फोर्स है, इन सबके साथ जो है रूट मार्च कराया जा रहा है और सतत निगरानी की जा रही है। तो डिजिटल माध्यम से या लाइव माध्यम से किस तरीके से और भी एक्टिव करें? जितने भी हमारे पुलिस के माध्यम है, LIU के सूचना संकलन भी कराया जा रहा है, डिजिटल माध्यम से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी कराएंगे। कई तरह से हम लोग जो है मतलब कि अन्य स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। स्थिति ठीक है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक कोई घटना सूचना वगैरह किसी तरह कोई नहीं, कोई सूचना अभी तक इस तरह की नहीं। आगरा में एक दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आई है। आपको बता दें कि आगरा के एतमाददौला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बाप बेटी का शव जो है कमरे के अंदर मिला है। आपको बता दें कि इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जहां एक पिता का शव जो है फंदे पर लटका मिला है। साथ ही साथ पिता की विकलांग बेटी जो है वो बेड पर मृत अवस्था में पाई गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया यही बताया गया पुलिस के द्वारा कि जो है पहले तो अनुमान लगाया गया है कि पिता जो है उसने अपनी बेटी को जहर देकर मार डाला है, उसके बाद खुद फंदे पर झूला डालकर जो है खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि 58 वर्षीय जो पिता है वो एक जूता की फैक्ट्री में कार्य करते थे। साथ ही साथ उनकी जो एक बेटी है वो विकलांग थी। जहां दोनों बाप बेटी का जो है कमरे में शव मिलने के बाद हर कोई सदमे में है। क्षेत्र में इस घटना को लेकर सनसनी फैली हुई है। हर कोई मांग कर रहा है कि आखिरकार जो है पिता पुत्री का शव एक कमरे में किस तरीके से मिला, क्या आखिर वजह थी। पुलिस ने दोनों शवों को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल मैं रविंदर सेजवार, ANB न्यूज आगरा। अमेठी जनपद में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। आपको बता दें पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत SBI बैंक के सामने का है, जहां सुल्तानपुर के करौंदी कला से गौरीगंज तहसील के विष्णुदासपुर गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में
कुछ लोग आए थे और वहां से देर रात अपने घर वापस जा रहे थे कि गौरीगंज सुल्तानपुर रोड पर एसबीआई बैंक के पास एक ट्रक से स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें उस पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 7 घायलों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल गौरीगंज ले जाया जाता है, जहां पर एक व्यक्ति को डॉक्टरों के द्वारा मौके पर ही मृत घोषित कर दिया जाता है। बाकी 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इलाज के दौरान लखनऊ में भी 2 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। इस पूरी घटना में अभी तक कुल मिलाकर इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। जनपद अमेठी के गौरीगंज थाना अंतर्गत विष्णुदासपुर में एक बारात सुल्तानपुर से आई हुई थी। बारात में शामिल होने के उपरांत एक स्कॉर्पियो से 8 लोग वापस अपने घर जाने लगे। गौरीगंज कस्बे में एसबीआई बैंक के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 7 लोग घायल हो गए। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, उन्हें अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गई, जहां पर डॉक्टर परीक्षण के उपरांत एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। 4 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। शेष 2 का इलाज यहाँ चल रहा था। परिवारजनों से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया 2 लोग और मृत हो गए हैं। कुल 3 लोग की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और अगर प्रार्थना पत्र मिलने के उपरांत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। 24 नवंबर को संभल में हुई घटना के बाद लगातार अलीगढ़ प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा था। आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में था और जहां अति संवेदनशील थे वहां की मस्जिदों पर के बराबर जहां नमाज हो रही थी वहां पर ड्रोन कैमरों से निगरानी और लगातार पुलिस बल और लगातार पीएससी के साथ नगर भ्रमण करते हुए नजर आए और जहां जुमे की नमाज को लगातार शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए अपील भी की। जिस तरीके से आज जुमे की नमाज की घटना के बाद तो लोगों को अपील करते हुए और लगातार जो वहाँ के नेता थे मस्जिद कमेटी के जो लोग थे उनको भी लगातार अलीगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा जागरूक किया गया था कि किसी भी तरह की घटना की अनहोनी कोई आशंका पर कोई भी संदेह न दे। लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर ही लगातार अलीगढ़ प्रशासन नजर बनाए हुए था, उसी को देखते हुए लगातार आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कराई गई। वहीं डीएसपी के द्वारा लगातार अलीगढ़ की जामा मस्जिद का नगर भ्रमण करते हुए और लोगों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कराई गई। नमाज अदा होने के बाद जिस तरीके से घटना हुई है वहां पर लगातार ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि लगातार जो लोग हैं वो भ्रमित ना हो, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अफवाह फैलाएंगे, उनको पर ये सोशल टीम पूरी तरीके से निगाह जमाई हुई है। अलीगढ़ से एनबी न्यूज के लिए आशीष भट्ट। को लेकर आज पुलिस आज सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोगों ने पूर्व से अपनी तैयारियां कर रखी हैं और इसके लिए हम लोगों ने अपने यहाँ के जो भी धर्मगुरु व संभ्रांत व्यक्ति से सभी से संवाद स्थापित किया गया और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, ना ही ऐसा कोई चीज हमारे यहाँ प्रकाश में आई है। फिर भी सतर्कता के दृष्टिगत 3 दिन से हम लोग कंटिन्यू ड्रोन सर्विलांस करा रहे थे। ड्रोन से भी सभी जगहों का निरीक्षण किया गया है और इसके साथ ही 3 दिन से कंटिन्यू हम लोग पीएससी के साथ भी संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमणशील थे और गश्त की जा रही थी और आज भी हम लोगों के द्वारा पीएससी के साथ गश्त की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यदि किसी के द्वारा किसी प्रकार की अफवाह या झूठी खबर प्रचारित की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज जुमे की नमाज का शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज सकुशल समाप्त हो गई है। 19 अप्रैल को कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि शाही जामा मस्जिद जो है वह कभी जो है हरिहर मंदिर हुआ करता था। इसको लेकर सर्वे के कोर्ट ने आदेश दिए थे और दोबारा रविवार को सर्वे किया जा रहा था। तभी जो है लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, साथ ही ईंट का फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कुछ लोग चुटेल हो गए थे। आज उसी मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है सर्वे तो पूरा कर लिया गया, उसकी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। साथ ही कोर्ट से सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए
10 दिन का समय मांगा था, लेकिन अब कोर्ट ने 10 दिन का और सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए दे दी है। साथ ही आज जो अगली तारीख 8 जनवरी लगा दी गई है, जहां आज शुक्रवार था और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक मात्रा में नमाज पढ़ते हैं और जामा मस्जिद में आज लोग नमाज पढ़ने पहुंचे और अन्य जनपदों की मस्जिदों में भी लोगों ने नमाज पढ़ी। साथ ही इसको लेकर आज पूरे जनपद में पुलिस की तैनाती की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। साथ ही यहाँ पर संतोषी कोर्ट में भी पूरे जो कोर्ट की रास्ता थी सभी को सील कर दिया गया था। वहीं जो है जामा मस्जिद की रास्ताओं को भी सील किया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से आज नमाज शांतिपूर्ण रही। साथ ही आज कोर्ट में भी जो लोग वकील अंदर गए, यहाँ पर वकीलों को केवल अनुमति परिसर में, कोर्ट परिसर में जाने की अनुमति दी गई थी और अन्य लोगों को कोर्ट परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जो वकील जा रहे थे उनसे जो है उनका आई कार्ड देखा गया। साथ ही आज सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज भी जिला प्रशासन ने अदा कराई। साथ ही आज सुरक्षा व्यवस्था के बीच 29 तारीख थी और इसमें कोर्ट ने सुनवाई भी की। मैं चरण सिंह कैमरा पर्सन के साथ ANB संभल। इसमें भी रिपोर्ट वाइज कंप्लीट नहीं पाई थी। हमने माननीय न्यायालय से 10 दिन का समय मांगा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। माननीय न्यायालय ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, हमें 10 दिन का समय दे दिया। बिना टाइम के रिपोर्ट। अच्छा, अगली सुनवाई किस दिन होगी? नेक्स्ट किस तारीख को दी गई है? 7 डेज 10 डेज का मैं टाइम दिया। रिपोर्ट पेश करने के लिए है 8 जनवरी। वो तो उनका ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है, कुछ कहा है? कोई कमेंट नहीं, देखने के बाद तब बताएंगे। अच्छा सर, ये ऐसा तो नहीं कि फिर दोबारा सर्वे किया जाए? सर्वे कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं। अभी रिपोर्ट कंप्लीट हुई है तो देखते हैं। नहीं, सर्वे कंप्लीट हो गया या रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है? ये कंप्लीट, ये तो मेरा सवाल है सर, सर्वे कंप्लीट हो गया या रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है? अभी मैं चाहे उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी वहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, जो फोटो आए हैं उसकी एनालिसिस करेंगे। हमें लगता है और कुछ सभी द्वारा करिए तो कोर्ट से क्लियर करेंगे। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है कि वहाँ आपने जो प्रार्थना पड़ती है उसमें न्यायालय में जज साहब ने ये लिखवाया है कि अब सर्वे कंप्लीट हो गया है, केवल रिपोर्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है वो केवल ऐसा आज 1, 2, 3, 4 हाजिर हुए हैं। 5 ने WH फाइल करने के लिए टाइम लिया है और तथाकथित मस्जिद पक्ष ने जो कागज मांगे थे बात पत्र के वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा है, न्यायालय ने इस दिन का उन्हें समय दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग किस डेट? 8 जनवरी। अच्छा, रिपोर्ट पेश करने के लिए कितने दिन का समय? 10 दिन का समय। सर्वे के बारे में क्या कहा है? कोई ऑर्डर नहीं किया उन्होंने, जो ऑर्डर पहले था वो स्टैंड करा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ एक्शन लिया? मेरी जानकारी मिली। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है हर वर्ग के लिए जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर डिपो होल्डर्स की बात की जाए जहां उन्हें पहले 50 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो रेट मिलता था, आज जो है आम आदमी पार्टी के मंत्री द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जानकारी दी गई है कि करीब 40 रुपये जो है और बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि अगर अब की बात की जाए इस साल से जो है अगर अब जो डिपो होल्डर्स हैं उन्हें जो है 90 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो है पैसे मिलेंगे। तो कह सकते हैं हम लगातार पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे किसी भी वर्ग से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए जो है दिन प्रतिदिन जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले की अगर हम बात करें मंडीज़ के अंदर जो है 2 रुपये जो है प्रति क्विंटल जो है वो रेट जो है दिवाली के समय जो है बढ़ाया गया था। जो खासकर जो मजदूर वर्ग हैं उन्हें जो है तोहफा दिया गया था दिवाली से पहले। उसके अगर अब की बात करें कुछ दिन पहले गन्ने का जो है रेट बढ़ाया गया। और आज की अगर हम बात करें जो आड़ती का जो काम करते थे या जो डिपो होल्डर्स थे उनके लिए काफ़ी राहत की खबर है कि अब 40 रुपये क्विंटल जो है रेट बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से सूबे में आई है हर वर्ग का जो लोग हैं चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़े हैं वो जो है आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विजय और सुनील के साथ ANB न्यूज़ के लिए अमित सेठी के। CGPSC 2024 में रविशंकर वर्मा जो कोसमंदी के रहने वाले किसान का लड़का है जिसने आज PSC के सबसे टॉप रैंक में पास हुए हैं और उसी पर्पज पे आज हम उसके घर पहुंचे हैं और आइए जानते हैं उसके माता पिता से क्या कुछ कहते हैं उसके बारे में।
सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। बालकृष्ण वर्मा। आपके बच्चा जो सीजीपीएससी के सबसे टॉप रैंक में आए हैं, क्या कुछ लग रहा है? हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है कि हम बता ही नहीं सकते खुशी को। क्या आपने कभी सोचे थे कि मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा आज की डेट में, ऐसा कुछ? मैं तो सोचा नहीं था, लेकिन उसका मेहनत को देखकर मेरे को लग रहा था कि ऐसा कर सकता है। जानकारी मिला है कि वो सीजीपीएससी 4 से 5 बार पास कर चुके थे जी। तो क्यों उस समय ज्वाइन नहीं किया और अभी कैसे ज्वाइन किया? वो उसका ये कि एक ही मकसद था कि मैं अच्छे पोस्ट में जाऊंगा, ऐसे करके बाकी ज्वाइन नहीं करता था। आप क्या करते हैं वैसे? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। जैसे कि अभी आप जाने कि उनके पिताजी जो खेती बाड़ी किसान काम करते हैं और ये एक कहीं न कहीं एक होनहार और एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, जिनके बातों से पता चल रहा है। उनकी मम्मी से जानते हैं क्या वो कुछ कहते हैं अपने बच्चे की जो कामयाबी को लेकर के। माता जी, आपका नाम बताएंगे? योगेश्वरी वर्मा। आपके बच्चे ने आज सीजीपीएससी बड़ा कठिन परीक्षा होता है माना जाता है छत्तीसगढ़ स्टेट में, हाँ। आज पास के हैं बड़े स्तर पे, क्या ऐसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। तो कलेक्टर बनेगा ऐसा कुछ सोचे थे? हाँ। क्या सोचे थे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहिए? पहले तो इंजीनियर बनेगा ऐसे सोच रही थी, अब पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट आया तो वो बन गया, वो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी माता श्री जो इंजीनियर बनने की चाह रखे थे, आज उसके बच्चा ने इंजीनियर की जगह कलेक्टर भी बन गए, उसके बाद भी उसको बहुत खुशी है। और देखते हैं और आगे क्या कुछ और जो गांव के मिलते हैं उनसे हम बात करेंगे और क्या कहते हैं। मिथिलेश वर्मा, एनबी न्यूज़ के साथ। रविशंकर वर्मा जो पीएससी सीजीपीएससी में चयन हुए हैं टॉप लेवल पे, आज हम उसकी दीदी से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कैसे टाइप किया रहता था, कैसे किस प्रकार की पढ़ाई करता था और किस प्रकार से उनका घर में व्यवहार रहता था। दीदी, सबसे पहले आपको एनबी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपके जो भाई है रविशंकर वर्मा सीजीपीएससी में टॉप किया, कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है सर, उसका मेहनत रंग लाया, बहुत दिनों से प्रयासरत था। वो हमेशा सोचता था कि मैं डिप्टी कलेक्टर ही बनूं करके, और वो जो मेहनत किया उसका फल मिला है उसको। बहुत खुशी हो रही है हमें उसकी। तो शुरू से उनका टारगेट था कि डिप्टी कलेक्टर? शुरू से ही टारगेट था कि वो डिप्टी कलेक्टर बने करके। तो ये जैसे उसके व्यवहार के बारे में जाने कैसा रहता था रवैया? वो मिलनसार है सर, सबसे घुल मिल के रहता है, परिवार के प्रति एकदम, परिवार वालों के प्रति एकदम जिम्मेदार है, सबको प्रेम से रखता है, अच्छा लड़का है। पढ़ाई की बात करें, कितने घंटे की पढ़ाई वो करते थे और खेल कूद में क्या उसकी रुचि थी, किसमें खेलते थे? सर वो पढ़ने के साथ साथ खेल में भी ध्यान देता था। 8वीं तक तो हम लोग साथ में ही थे, फिर 8वीं के बाद वो रायपुर चले गया, वहाँ भी पढ़ता बहुत था और आगे की तैयारी वो खुद से किया है। तो मैं कितने घंटा पढ़ता था ये नहीं बता सकती सर। घर में जैसे स्कूलिंग रहता था तो उस समय क्या शुरू से वो उसका मतलब स्कूलिंग का रिजल्ट वगैरह कैसा रहता था? वो शुरू से अपने क्लास का टॉपर रहा है सर, शुरू से ही 8th तक भी अच्छे नंबर से पास हुआ है और 10th में भी उसका रिजल्ट अच्छा था। 12th में थोड़ा सा कम हुआ बट अच्छा ही था, उसका 80+ ही था। अच्छा था सर, पढ़ने लिखने में बचपन से ही होशियार है।